जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल। तो सीयूईटी 2025 की पीजी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मतलब यह जो बच्चे टॉप करने वाले हैं, जो बच्चे अच्छे विश्वविद्यालय जाने वाले हैं, वो अपनी पढ़ाई आज शुरू कर चुके हैं, है ना। तो आप लोगों को भी आज मैं हिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस के साथ देखेंगे क्या क्या हमको चीजें पढ़नी रहती हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं, साथ में हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे। उसके बाद कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है, मैंने इसी साल सीयूईटी पीजी दिया था। मैंने खुद बीएचयू का हिस्ट्री ऑनर्स क्लियर किया है सीयूईटी पीजी में। दिल्ली का भी मैंने हिस्ट्री ऑनर्स क्लियर किया है, मतलब हिस्ट्री ऑनर्स का एमए हिस्ट्री होता है, तो मैंने बीएचयू का ड्यू का दोनों का क्लियर किया है। हालांकि मैंने 2 महीने या 3 महीने की पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरा खुद बीएचयू का यूजी से हिस्ट्री ऑनर्स था, तो मेरे लिए चीजें थोड़ा आसान थी। पर इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो अगर तुम एक टॉपिक पे भी अटकते रह जाओ ना, तो उसी में पूरी जिंदगी पढ़ सकते हो। तो तुमको देखना है तुमको कहाँ पे स्टॉप करना है अपने आप को सिलेबस में, और कहाँ पे तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चाहे वो विजयनगर एम्पायर हो, चाहे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, चाहे वो भक्ति मूवमेंट हो, चाहे वो सूफी मूवमेंट हो, चाहे वो बुद्धिज्म जैनिज्म हो, चाहे वो मॉडर्न वंश हो, तुमको देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली चल के पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस कोड है वो है HUQP09, ये इसका कोड है, ठीक है। अब इसका सिलेबस देख लो। मैं कह सकता हूं ब्रह्मांड का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा हिस्ट्री का जो उन्होंने ना पूछा हो। पूरा सिलेबस देके रखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री तक देके रखी हुई है इन्होंने। हालांकि अगर किसी बच्चे ने भी 2-4 साल का पेपर एनालिसिस किया है, तो उसको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी समझदार व्यक्ति हो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कम समय देगा, है ना। बाकी तुमको फोकस किस में करना है, इंडियन हिस्ट्री में फोकस करना है। और उसमें भी उन चीजों में जो चीजों में तुम हमेशा तक फोकस करते आए हो। मतलब इस वाले पेपर में महात्मा गांधी नहीं पूछता है, ठीक है। इस वाले पेपर में तुमको भक्ति संत, सूफी संत, ये सब चीजें पूछेगा। तो तुमको यहाँ पे जो ऐसे होते हैं ना टॉपिक जो तुमको नहीं पता है, वहां पे तुमको फोकस करना है, ठीक है। अब सिलेबस क्या क्या है पहले वो देख लो। स्टोन एज वाला है, जिसमें तुमको पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये जो होते हैं ना, जैसे पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, ये तुमको पूरा कवर करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एंशियंट में यहाँ पे हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, ये सब के बारे में भी कवर करना है। और जो बुद्धिज्म जैनिज्म है ना, वो वाली चीज भी यहाँ पे हमको कवर करनी है। फिर हमारे मॉडर्न एज आ जाता है। मॉडर्न एज में जैसे कि हमारे जो जितने भी एम्पायर्स आते हैं मॉडर्न एज में, ठीक है, वो सबको पढ़ना है। मॉडर्न एज के बाद हमको पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ना है, जिसमें हमको खारवेल, सातवाहन और तमिल जो संगम स्टेट थे उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक ध्यान रखना, संगम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तमिल संगम था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चेरा चोला पांड्यास वाला एरिया है। अभी हम पहले सिलेबस देख लो, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है। फिर हमारा गुप्ताज आ जाते हैं, जिसमें हमें अर्ली स्टेट्स एंड सोसाइटीज इन साउथ इंडिया आ जाते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है खारवेल, सातवाहना, तमिल स्टेट, ये सब पढ़ना है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमको इंडो ग्रीक साकास, कुशानाज और वेस्टर्न कस्त्रपाज आ जाते हैं। उसके बाद हमारे गुप्ताज और वकटकाज आ जाते हैं, वर्धमन आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के आपका पूरा पूरा सिलेबस है, फुल सिलेबस, मतलब एक भी टॉपिक इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है, सारा सिलेबस देके रखा हुआ है, ठीक है। अर्ली मेडिवल पीरियड में तुमको चोला चेरा, जो चोला चेरा एम्पायर उनके बारे में देखना है। देन आपकी फाइनली मेडिवल इंडिया शुरू हो जाती है। और मेडिवल इंडिया में जैसे यहाँ पे जो इस्लाम के जो रूलर्स थे वो इंडिया में अटैक करना शुरू कर देते हो, यहाँ पे मेडिवल इंडिया में इस्लाम भी एंटर करना शुरू हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद गजनी के अटैक, और हम लोग देखते हैं कि जैसे गुर्जर पथिया डायनेस्टी ब्रेक होती है, और उसी के बाद जो राजपूत वंश निकल के आते हैं। फिर फाइनली राजपूत वंश एक दूसरे में लड़ाई करते रहते हैं, लास्ट में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद गजनी से, और फिर चीजें इस्लाम एंटर कर जाता है इंडिया में, ठीक है। तो मेडिवल इंडिया हमको वहां से शुरू करनी है। अब तुमको इसमें ध्यान रखना है, इसमें तुमको ना मेनली तुमको राजाओं के बारे में थोड़ा बहुत चीजें आइडिया होनी चाहिए कि मतलब ये चीज ये वंश इस वंश में आया था, ये चीजें इस वंश में आई थी। पर उनके ना तुमको इंपॉर्टेंट काम के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे एकता सिस्टम है ना। एकता सिस्टम इल्तुमिश ने शुरू किया था, तो तुमको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एकता सिस्टम होता क्या था, जमीन नापने के सिस्टम को एकता सिस्टम कहा जाता था, ठीक है। उस तरह से बहुत सारे मतलब इन्होंने दीवाने खास दीवाने, मतलब ऐसे बहुत सारे इन्होंने चीजें शुरू की थी। तो तुमको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी किसने कौन से राजा ने शुरू की थी। कुछ चीजें मोहम्मद बिन खिलजी ने शुरू की थी। जैसे पहले बार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, सबसे पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तकवी, तकवी एक टर्म होता है, जब एग्रीकल्चर में हम लोग लोन देते हैं ना, किसी को खेती करने के लिए लोन देते हैं, उसको तकवी कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लोन के लिए तकवी जो टर्म है, वो तुमको टर्म पता होना चाहिए। बोलो सर हमको एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा कि हमको यही पढ़ना है, बताता हूँ। अभी तुमको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, फिर तुम्हारा मुगल एम्पायर आ जाएगा जिसमें अकबर टू औरंगजेब पढ़ना है, फिर आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ जाएगी जिसमें आपको मॉडर्न हिस्टोरी हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ना है, जिसमें जो मॉडर्न हिस्टोग्राफर्स उन्होंने क्या लिखा हुआ है इंडियन के बारे में और उनकी क्या मतलब सोच थी हिस्टो मतलब उसको लेकर। फिर हमारा कोलोनिज्म आ जाता है, तो आप देखोगे फ्रांस के डच और पुर्तगाली सब इंडिया में आना शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन आके एक्सपेंशन करना शुरू कर देता है। जैसे ब्रिटेन इंडिया में आता है, सबसे पहले वो अपना बंगाल का जो प्लासी का युद्ध होता है, तो सिराजुद्दौला को हराने के बाद बंगाल में अपना कब्जा जमाता है। बंगाल के बाद वो कैसे हैदराबाद के निजाम को सब्सिडी लाइन सिस्टम साइन कराता है, देन वो कैसे मैसूर के टीपू सुल्तान को हराता है, देन कैसे वो फाइनली जाके मराठास को भी हराता है, ठीक है। तो ब्रिटिश का एक्सपेंशन में हमको देखना पड़ेगा। एक्सपेंशन के बाद हमारा सबसे बड़ा मूवमेंट है वो 1857 की क्रांति है। उसके बाद जो सोशल मूवमेंट होंगे, जिसमें जिसमें कि आर्य समाज और धर्म सभा की स्थापना होती है, जिसमें राजा राममोहन रॉय के बारे में और दयानंद सरस्वती जी के बारे में उन्होंने बुक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। उनके क्या क्या मूवमेंट थे
उनके बारे में देखना पड़ेगा। देन फाइनली हमारा नेशनल मूवमेंट आता है जिसमें कांग्रेस की शुरुआत होती है, कांग्रेस के बाद बाल गंगाधर तिलक स्वराज का मूवमेंट लेके आते हैं, जैसे पार्टीशन होता है बंगाल का, फिर गांधी वाला जो मूवमेंट है वो चलता रहेगा। और लास्टली इन्होंने क्या लिख के दे दिया है, लास्टली लिख के दे दिया है इन्होंने, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार 1 और 2। मतलब बस लिख के दे दिया है कि भैया हम तो कुछ जानते ही नहीं, बस लिख दिया है यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन, रशियन रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। ठीक है, अब डिस्कशन कर लेते हैं सर हमको पढ़ना कैसे है। तो बहुत सारा सिलेबस है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं भी समझ रहा हूँ। ठीक है, बस जरा समझो, आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको जैसे एंशिएंट इंडिया आप पढ़ रहे हो, तो एंशिएंट इंडिया में तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे क्या क्या है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे आई अपन के आईसीजे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। देन आपको जो पोस्ट पीरियड मतलब जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसके बारे में इतना इंपॉर्टेंस में नहीं रखना है, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ के चलनी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, अभी तुमको कौन बताएगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको नोट और किसी की हेल्प चाहिए हो गया। ठीक है, इसमें आपको पता खुद से पता नहीं लगेगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी एक साल में खत्म नहीं हो सकती, इतने वास्ट सिलेबस है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का भी। तो तुमको जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आईसीजे हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। देन ऋग्वेदिक पीरियड में थोड़ा बहुत चीजें देखनी है, फिर तुमको डायरेक्टली जाके जो हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, वहां पे तुमको चीजें ध्यान रखनी है। फिर तुमको पोस्ट मॉडर्न पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में ध्यान देना है, फिर तुमको पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान में तुमको पता है क्या ध्यान देना है, तुम्हारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये नहीं आते कि ये तलवार या ये जो किला है वो कौन से राजा ने बनवाया था ना, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आता है। आपको ना क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर का पेपर भी चेक करना, बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आए थे, है ना। आपको 4 5 डायनेस्टी का नाम दे देंगे, अब बोलेंगे कौन सी डायनेस्टी 15th सेंचुरी की है, कौन सी डायनेस्टी 5th सेंचुरी की है, कौन सी 6th सेंचुरी की है, कौन सी 6th सेंचुरी की है। ठीक है, जैसे यादवाज हो गए, कलचुरी हो गई, खारवेल्स हो गए, सातवाहनास हो गए, इंडो ग्रीक्स हो गए थे, तो पहले कौन आया बाद में कौन आया, आपको सिर्फ क्रोनोलॉजी पे लगाना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, राजाओं पे फोकस मत करना। तुम अगर पर्सनली 2 साल के पेपर चेक करोगे तो फोकस राजाओं पे नहीं किया गया है, आप किसी को भी चेक कर लेना। ना अकबर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ना महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन आए थे, ना ही अशोका के बारे में क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन उनके क्या आए थे, क्वेश्चन रिलेटेड आए थे इकोनॉमी से रिलेटेड, कि भैया इकोनॉमी में क्या क्या चीजें थी। बुक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए थे, जैसे मान लो चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने बुक लिखी हुई है अर्थशास्त्र, है ना। उसके बाद हर्षवर्धन जो राजा था, हर्षवर्धन जो राजा था उसने खुद 3 बुकें लिखी हैं, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो जहां भी तुमको टर्म सुनने को नजर आए ना, जहां भी तुमको टर्म सुनने को नजर आए वहां आपको ध्यान रखना। जैसे नहीं, एक टर्म है हुंडी, HUND, है ना, एक तरह से चेक कह सकते हो तुम, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता था, एक तरह से मनी बार्टर की तरह काम करता था हुंडी, है ना। तो तुमको टर्म्स पे ध्यान रखना है और बाकी चीज आपको जो जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आती जाएंगी। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि मैं ये वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा कि एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें मैं बताऊंगा कि बुद्धिज्म, जैनिज्म प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड नंबर पे हमारा इंडस वाली सिविलाइजेशन आता है। जैसे कि स्टोन एज मैंने मिस कर दिया था, मैंने नहीं पढ़ा था स्टोन एज, जो लकली मेरे मतलब मेरे में 1 2 क्वेश्चन आ गए थे स्टोन एज के, तो स्टोन एज में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आपको पढ़नी पड़ती हैं। पर बाकी आप अगर स्टोन एज और न्यूलिथिक एज, जो मेसोलिथिक एज की साइड पढ़ने बैठ जाओगे ना, कोल्डिवा और मेहागढ़, पागल हो जाएगा दिमाग, मतलब वहीं पे लगेगा भैया मेरे बस का तो नहीं है। तो ध्यान रखना, स्टार्ट वहां से करना जहां से चीजें आसान हो, जहां से तुमको चीजें इंटरेस्टिंग लगे। तो अगर तुमको इंडस वाली सिविलाइजेशन पहले अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा है, मॉडर्न इंडियन से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां से स्टार्ट मत करना जहां पे चीजों का दिमाग खराब हो जाए। अगर स्टोन एज से शुरू करोगे तो दिमाग स्टोन हो जाएगा, ठीक है, पत्थर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा पढ़ना क्या है। इसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, कहीं से कोई कुल्हाड़ी मिली, कहीं से कोई हड्डी मिली, कहीं से कोई किसी का सर मिला है, कहाँ क्या पढ़ना है समझ ही नहीं आएगा। तो जहां से तुमको इंटरेस्ट आ रहा है वहां से पढ़ना शुरू करो, चाहे वो तुमको मॉडर्न इंडिया से आ रहा है, मॉडर्न इंडिया से पढ़ना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेडिवल इंडिया स्टार्ट करना, देन जाके एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। प्लस जो मेन सबसे आपको जो पढ़ाने वाले वो समीर सर है, क्योंकि समीर सर के गाइडेंस है, मैंने उनके ही वीडियो देखे थे अपने भी तैयारी के समय, है ना। तो आपको जो मेन गाइडेंस है वो आपको समीर सर दे पाएंगे। समीर सर ऑलरेडी आपको बता दूं इनके बारे में, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। सर ऑलरेडी JRF क्वालिफाइड है, इनकी AIR 4 है JNU में, BHU में इनकी AIR 7 है, और सर अभी JNU से PhD कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर आप कह सकते हो जो मेरा भी सिलेक्शन हो पाया, मैंने भी सर के गाइडेंस पे सिलेक्शन लिया था। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है तो कोर्सेज को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे प्राइस ये पे मत कर देना, यहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, कूपन को अप्लाई करना और आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा केवल 4114 रुपए का। ठीक है, तो बस इतने रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स और सिलेबस है वो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, कौन, समीर सर कंप्लीट कराएंगे। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, लाइव क्लास के बाद तुमको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी चीजें, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो सर नोट्स बनाएंगे आपको, नोट्स आपको मिलेंगे सारे वाले। ठीक है, आपको PYQ एनालिसिस कराया जाएगा कि PYQ को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर ना मेरे साथ 10 क्वेश्चन में ऐसा हाल था कि 4 ऑप्शन थे और चारों में से मैंने क्या 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर लिए थे कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे।
दो में मेरा 50-50% चांस था कि यार या तो ये होगा या तो ये होगा, और क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिल रहा था, एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 कट रहा था, तो ये तो मेरे दिमाग में तय था कि मैं क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। यहाँ पे फिर आपको समझ में आता है एलिमिनेशन टेक्निक कैसे वर्क करती है, और ये आपको समीर सर बताएंगे कि भैया पीवाईक्यू में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, कैसे आपको नोटिस करना पड़ता है कि क्या चीजें सही हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आप नोटिस करना, जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आप नोटिस करना, अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टर्म है और ट्रेड से रिलेटेड कोई टर्म है, तो दोनों में से मोस्टली यही करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, है ना, और तब आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर में जरूरी नहीं हम जो सब कुछ आए, पर हम अपनी साइड नॉलेज को यूज करके ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, और वो आपको पीवाईक्यू से ही आएगा। लेकिन पीवाईक्यू से पहले छोटा मोटा बेस हमारे दिमाग में रेडी होना चाहिए कि भैया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या है ना, मतलब तुम अकबर और गांधी जी को साथ में लेके ना जाओ। ठीक है, कि हल्दी घाटी में अकबर ने गांधी जी से लड़ाई लड़ी थी, इतना बुरा हाल अपना ना हो, इतना हमको ध्यान देना है। साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज इस कोर्स में ऑलरेडी मिल जाएगी, मतलब कोर्स परचेज करोगे तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज पहले से ही मिल जाएगी, और स्पेशल गाइडेंस आपको मिलेगा समीर सर के साथ। आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट होगे, हर दिन उनकी लाइव क्लास होगी, आपका व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा। तो अगर तुमको क्लियर करना है और सच में किसी बड़े विश्वविद्यालय में जाना है, चाहे वो बीएचयू डीयू जेएनयू हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है एमएससी के लिए, इतना आसानी से यहाँ सीटें नहीं मिलती हैं, तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। मैंने खुद लास्ट ईयर गाइडेंस लिया था, यहाँ तक कि मेरा खुद बीएचयू से एमए हिस्ट्री था, उसके बाद ही मुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ी थी। तो अगर आपके पास अब कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो आपको, अगर आप कोई बड़े भैया जिन्होंने नहीं निकाला है बीएचयू डीयू एमए का हिस्ट्री का कोर्सेज, तो आपको नो डाउट गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप लोग गुम हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो आपको काम की वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो है वो शायद तक आपके समीर सर ही बना के दे देंगे, और समीर सर के साथ साथ आपको जितने भी एमए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सिलेबस वाले वीडियो हैं वो भी वही बनाएंगे। अगर आप बुक की बात करो तो यार एक बुक तो नहीं आती है, हालांकि अगर बुक आप मुझसे पूछोगे तो एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा की आती है, ठीक है, मेडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा की आती है, एंड मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम। पर प्रॉब्लम क्या है, तुम एक साल में इसको पढ़ नहीं पाओगे, और मतलब तुम बोलोगे नहीं सर मैं पढ़ लूंगा, चलो वो बात मैं मान लेता हूँ तुम्हारी पढ़ लूंगा, पर पढ़ने से फर्क नहीं है, उसका रिवीजन हो, हमारे दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में एक भी चीज़ याद नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी बुक का अगर आप पूछो तो बुक है एंशिएंट इंडिया आर एस शर्मा की, मेडिवल इंडिया की सतीश चंद्रा, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है, और स्पेक्ट्रम आप लोग मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ सकते हो, पर इनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर एक बुक को तुम 3 बार नहीं पढ़ पा रहे हो उस बुक की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बाकी आपके जो और इंपॉर्टेंट बुक्स है और जो सिलेबस का और जो आगे डिस्कशन आएगा वो समीर सर के साथ आएगा। अभी के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ, और ऐसे आपको काम की वीडियो मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।